नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। भारत और फ्रांस ने रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शी जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। ब्रिटेन ने भारत के 3000 युवा प्रोफेशनलों को वर्किंग वीजा देने की मंजूरी दी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान शुरू किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसी, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास G20 की प्राथमिकता हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और सुरक्षा के बिना भविष्य की पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या प्रौद्योगिकी नवाचार का लाभ नहीं उठा सकेंगी। ये सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता के विषय एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य में पूरी तरह समाहित है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों और शहरों में समूह की बैठकें आयोजित करेगा और अतिथियों को भारत की अद्भुत विविधता, समावेशी परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि का पूर्ण अनुभव होगा। अगला G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। भारत और फ्रांस ने आज रक्षा, असैन्य परमाणु साझेदारी, व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी के नए क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग बाली में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने हरित अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय प्रौद्योगिकी और व्यापार साझेदारी मजबूत करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग के दायरे का विस्तार करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज के साथ भी बैठक की। उन्होंने आर्थिक, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये उनकी पहली बैठक होगी।
विदेश सचिव ने कहा कि ये बैठक भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक साझेदारी की समीक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगी। श्री मोदी बहुपक्षीय साझेदारी की समीक्षा के बाद इटली के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। G20 समूह के देशों ने मौजूदा संघर्षों और उत्पन्न तनाव से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए उत्पन्न चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समूह ने जीवन बचाने, भूख और कुपोषण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने स्थायी और मजबूत कृषि तथा खाद्य प्रणालियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की दिशा में तेजी से परिवर्तन का आह्वान किया। घोषणा पत्र में वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर कमजोर लोगों को भूख से बचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बाली घोषणा पत्र में कहा गया है कि चुनौतियों के समाधान के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर ठोस, सटीक और तेजी से कार्रवाई की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is 17th of November, brings an exclusive interview with Opang Jameer, a fashion model, assistant editor of Northeast Window magazine and curator for handloom and sustainable fashion. Looking forward to see you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और दुनिया में ये एक मजबूत लेखा परीक्षा संगठन के रूप में जाना जाता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में दूसरे लेखा परीक्षा दिवस का उद्घाटन किया। श्री धनखड़ ने कहा कि सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में पारदर्शी, जवाबदेही सुशासन के लिए सर्वोत्कृष्ट है। The credibility earned by the institution is due to the painstaking efforts of successive CAGs that brought this institution what it is today. Impactful and wholesome CAG functioning has generated evolution of transparent and accountable ecosystem. उपराष्ट्रपति ने सीएजी के कार्यों की सराहना की। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 999 नामांकन वैध पाए गए और 363 नामांकन खारिज कर दिए गए। उम्मीदवार कल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी कल समाप्त हो जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण के लिए अब तक 341 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अहमदाबाद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। श्री पटेल ने इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल आज अहमदाबाद और आणंद जिलों में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और युवा नेता राघव चड्ढा आज राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा के साथ अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें शामिल हैं। इस बीच राज्य में प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। चुनाव से पूर्व कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। विभिन्न राजनीतिक दल उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है और इसे मानवीय स्पर्श दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 दिन के प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गरीबी से मुकाबला करने के लिए कर रहा है। टेक्नोलॉजी वॉज सीन एज एन एक्सक्लूसिव डोमेन। इट वॉज सेड to be only for the high and mighty, but India has shown how to democratize technology. India has also shown how to give tech a human touch. In India, technology is a force of equality and empowerment. India is using technology as a weapon in the war against poverty. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सबसे कम कीमत में डेटा उपलब्ध कराकर युवाओं को ब्रॉडबैंड सुविधाएं प्रदान की गईं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी जरूरी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र और निडर महसूस करें और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहां काम करने के लिए हर वर्ष भारत के 3000 युवा प्रोफेशनलों को वीजा देने की मंजूरी दे दी है। भारत ब्रिटेन प्रवासन और गतिशील भागीदारी पर पिछले वर्ष बनी सहमति का जिक्र करते हुए ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि भारत इस योजना के तहत वीजा प्राप्त करने वाला पहला देश है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने संघीय निर्वाचन आयोग को नामांकन पत्र सौंपे जिनमें उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की घोषणा करके श्री ट्रंप ने अपने वर्तमान और पूर्व सलाहकारों के सुझाव को खारिज कर दिया जिन्होंने श्री ट्रंप को इस पराजय के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करने की चेतावनी दी थी। पोलैंड में यूक्रेन की सीमा से लगे प्रेजवोडोवा गांव में एक मिसाइल विस्फोट में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मिसाइल किसने दागी। मामले की जांच चल रही है। मिस्र में औद्योगिक देशों के समूह यानी बेसिक के सदस्य देशों भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP27 सम्मेलन में मुलाकात की। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि सभी देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए बजट के अपने हिस्से के हकदार हैं। भारत और अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आज उत्तराखंड में चमोली जिले के औली में शुरू हुआ। 15 दिन तक चलने वाला यह अभ्यास मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों और अत्यधिक शीत युद्ध पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम खदान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। हंथियाल जिले में सोमवार को हुए भारी भूस्खलन के कारण खदान हादसे के मलबे से आज सुबह तक 10 शव निकाले जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। भारत और फ्रांस ने रक्षा, असैन्य, परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शी जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। ब्रिटेन ने भारत के 3000 युवा प्रोफेशनलों को वर्किंग वीजा देने की मंजूरी दी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान शुरू किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।